के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में और सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस के बारे में। राइट, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को समझिए। ये एडवांस्ड एक तरह से टॉपिक है ये, और अगर आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। राइट, तो कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश कीजिए। राइट, so basically आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होगा? कल हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स या मोर देन पार्टिकल्स, मोर देन 2 पार्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? कि अभी तक तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो डिस्कस किए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही नेचर का होगा, उसका क्या उसमें चेंज हो सकता है। राइट, तो उस आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक केस हीलियम की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो गए। राइट, दोनों इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो गए। तो उस टाइप के सिस्टम को, आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम को हम किस तरह से हैंडल करेंगे? क्या उसके इनसाइड में जो 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, क्या हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, या ए इलेक्ट्रॉन है, ये बी इलेक्ट्रॉन? तो ये सारा कुछ ए आइडेंटिकल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट इसमें है। तो यहाँ जो भी यहाँ पर मैथ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करना नहीं जा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, सो फर्स्ट तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। राइट, सो द पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन सिस्टम, मतलब सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट, आर सेड टू बी आइडेंटिकल पार्टिकल्स। किसी सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उनको हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह सकते हैं इफ दे विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द सिस्टम। तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है व्हेन दे आर इंटरचेंज इन द गिवन सिस्टम, यानी कि उसके हम पोजीशन में चेंज कर देते हैं उस आइडेंटिकल पार्टिकल्स के, तो उस सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आता है। राइट, उस तरह के हम पार्टिकल्स को आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह सकते हैं। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिकल पार्टिकल्स ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमें कई सारे क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेसिक जो डिफरेंस है ना क्लासिकल क्वांटम में, यहाँ पर पता चलेगा अभी आज के लेक्चर में। राइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो वेव फंक्शन से रिलेटेड है उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से डिस्टिंग्विश और किसी आइडेंटिकल पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। राइट, so there is a basic difference between the classical and quantum mechanical description of the system containing identical particles, and this point can be illustrated as so consider a box containing 2 electrons which are identical particles. Right, इसको हम समझने के लिए क्या किया कि एक बॉक्स में 2 पार्टिकल्स हमने कंसीडर कर लिए। राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल है। राइट, so in a classical description of this system, the electrons travel in a well-defined trajectories. Right, क्लासिकली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का एक पाथ होगा वो पार्टिकुलर उसका ट्रेजेक्टरीज होगा। राइट, उसकी वेल डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज होगा। So the constant observation of the system allows us to distinguish between the 2 electrons even though they are identical. क्लासिकली हम अगर उसको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रैजेक्टरी से, क्योंकि उनकी ट्रैजेक्टरी क्लासिकली वेल डिफाइंड है और उसको हम उसके ट्रैजेक्टरी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, क्लासिकली ध्यान देना पड़ेगा इसको। द आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स लेबल्ड एज ए एंड बी कैन बी आइडेंटिफाइड इवन एट लेटर इंस्टेंट बाय कॉन्स्टेंटली वॉचिंग देयर मोशंस। अगर उस हम इलेक्ट्रॉन को, एक को हमने ए कह दिया, दूसरे को हमने बी कह दिया, तो उसके पार्टिकुलर ट्रेजेक्टरी से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उस बॉक्स के इनसाइड में जो 2 पार्टिकल्स जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे उनके ट्रेजेक्टरी से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जब हम उसको क्वांटम मैकेनिकली उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। राइट, so however this is not possible in quantum mechanical description of the system. It is because the uncertainty principle does not allow us to observe constantly the motion of the electrons
without disturbing the system, है ना। ये हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कह रहे थे कि किसी भी पार्टिकल की हम साइमल्टेनियसली उसकी मोमेंटा और उसकी पोजीशन, एनर्जी, टाइम, एंगुलर मोमेंटम, एंगल, जो ये कंजुगेट क्वांटिटी है, इनको हम साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्लासिकली हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके डिफाइंड ट्रैजेक्टरी से, अगर उसको हम कांस्टेंट बहुत ही केयरफुली उसको ऑब्जर्व करते हैं तो, बट क्वांटम मैकेनिकली नहीं पॉसिबल है, राइट, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So in quantum mechanics, each electron is identified the wave function. ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइजेनबर्ग कई सारे कॉन्सेप्ट के लिए हमने डी ब्रॉगली मैटर वेव की और ब्रॉगली ग्रुप वेलोसिटी, ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस वहाँ पर कर रखे हैं कि एवरी मटेरियल पार्टिकल बिहेव एज अ वेव, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको हम पार्टिकल कह रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जब कहते हैं ना कि एक टाइम तो पार्टिकल नेचर बिहेव करता है, एक टाइम क्या रेडिएशन या वेव नेचर बिहेव करता है, राइट, तो ड्यूअल नेचर हो गया। यहाँ पर हमने मैटर वेव का डेफिनेशन पढ़े थे कि किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है उसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड होती है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इलेक्ट्रॉन को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, वेव फंक्शन से आइडेंटिफाई करेंगे, एसोसिएटेड विद द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हीलियम एटम, overlap, and hence this overlapping of wave functions makes it very difficult to identify which wave function was associated with which electron. हमने कह दिया कि कोई पार्टिकल ए है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने स्पेसिफाई तो कर दिया कि ऐसे ये फर्स्ट ए है, बट वो अब क्वांटम मैकेनिकली हम उसको पार्टिकल को ट्रैजेक्टरी से नहीं, उसके हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं, राइट, उसके वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शंस दोनों पार्टिकल का ओवरलैप हो सकता है, राइट। तो ओवरलैप होगा तो फिर उस ओवरलैपिंग में हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इधर ए पार्टिकल यहाँ पर है या फिर बी पार्टिकल है। वो अगर अपना लोकेशन, अपना पोजीशन स्विच ओवर करता है तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है जो कि आगे के कॉन्सेप्ट में हमें यूज करना है, आगे के टॉपिक्स में उसको डिस्कस करना है। इससे जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ ना कि हम किसी आइडेंटिकल पार्टिकल्स के, लाइक कि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्वांटम मैकेनिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर if the wave function associated with them should not overlap। इनको एक ही कंडीशंस में है, राइट, एक ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसके साथ जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विश, यानी आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश का मतलब आइडेंटिफाई हो पाएगा, उसको हम पता कर लेंगे कि अच्छा ये फर्स्ट है या सेकंड है, जब वो दोनों मतलब फर्स्ट जिसको हमने अगर नेमिंग कर दिया कि अच्छा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है या ये ए इलेक्ट्रॉन है या बी इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो वेव अगर ओवरलैप नहीं हो तभी हम कह सकते हैं कि वो डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ओवरलैपिंग होगा तो फिर हम उसमें उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इवन एक कंडीशन तो ये, moreover the spin components of these identical particles should be difficult so that they may be distinguished from each other, right। इसके क्या होना चाहिए, स्पिन कंपोनेंट्स, जो मान लीजिए कि एक क्वांटम स्टेट्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंपोनेंट डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम क्वांटम स्टेट में, सेम एनर्जी स्टेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सके, राइट। there should be difference in the spin of that particular electron। अगर हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात की तो 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता
तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से, इस डिस्कशन से जेनेसिस होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इवन आपने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रखे हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट्स, या फिर नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमने 4 टाइप्स के पढ़ रखे हैं, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML, और लास्ट वन इज स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये अगर हमने कह दिया कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन A है, राइट, तो उसके लिए भी इस N की, L की, ML और MS की वैल्यू, और ये A के लिए और B के लिए दोनों सेम नहीं हो सकता। ये चारों के चारों क्वांटम नंबर A पार्टिकल के लिए, B पार्टिकल के लिए सेम नहीं हो सकता है। देयर शुड बी डिफरेंस इन दिस फोर्थ वन। कोई ना कोई इसमें, अब 3 तो सेम हो सकते हैं, बट उसके स्पिन ओरिएंटेशन से उसको हम क्या करेंगे, स्पिन ओरिएंटेशन उसका डिफरेंट होना चाहिए। आइदर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप होगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पिन अप होगा, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट ऐसे और हम डिटेल में यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन? तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि वेव फंक्शंस क्या है। वेव फंक्शन बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल, राइट। क्वांटम मैकेनिकली किसी सिस्टम को ये एक्सप्लेन करता है वेव फंक्शन। अगर वेव फंक्शन आपको मालूम है किसी सिस्टम से, किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड, तो फिर वो उस वेव फंक्शन से ही हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो हम टर्म यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, दैट इज रिलेटेड टू दिस आइडेंटिकल पार्टिकल्स आल्सो, कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स की लोकेशन अगर हम चेंज करते हैं तो उसका वेव फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। और क्या होना चाहिए अगर वो मतलब डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनके वेव फंक्शंस किस तरह के होना चाहिए, और क्या कह सकते हैं इसमें डिस्कस करते हैं उसको मैथमेटिकल और फिर एक्सप्लेन। सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ए हीलियम एटम, राइट। यहाँ पर हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें हमने हीलियम एटम कंसीडर किया, एंड दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन psi within bracket 1, 2, right, where 1 and 2 represent the position and spin coordinates of electrons 1 and 2 respectively. यहाँ पर हमने ये जो 1, 2 कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की और सेकंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही मतलब यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रखे हैं। यहाँ पर हम R1 वेक्टर और R2 वेक्टर भी लिख सकते थे, तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट इसको हम समझने के लिए ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से फिजिक्स हमें पता लग जाएंगे, राइट। सो द वेव फंक्शन दैट इज सब्जेक्टेड टू द ऑपरेटर p cap, दैट इज डिफाइंड एज, कि अब इस वेव फंक्शन पे हमने एक ऑपरेटर यहाँ पर ऐड करा दिया p cap 1, 2, राइट। सो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि किसी वेव फंक्शन पे कोई ऑपरेटर अगर एक्ट होगा तो क्या होगा, वेव फंक्शन में चेंजेस हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हमने इस तरह से लिख दिया कि psi 2, 1, यानी कि उसकी लोकेशन चेंज हो गया, मतलब कुछ चेंज तो होगा ही। ऑपरेटर क्या करता है, उसको ऑपरेट करेगा, उसको कुछ ना कुछ उसमें चेंज लाएगा, राइट। तो उसको हम इस तरह से लिख दिया कि psi 2, 1। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर आपने तो ये नहीं लिखा है कि आइगन वैल्यू कहाँ गई, तो अभी हमने इसको आइगन वैल्यू तब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे जब ये वेव फंक्शन एज इट इज हम लिख पाए एक साइड, है ना। तो उसका हम आपको नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे। सो द इफेक्ट ऑफ दिस ऑपरेटर p1, 2 cap is to interchange the particle 1 and 2, that is what was initially called particle 1 is now called particle 2 and vice versa। यानी कि जिसको हम इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल बोल रखे थे वो अब सेकंड पार्टिकल हो गया, जो सेकंड पार्टिकल था वो फर्स्ट पार्टिकल हो गया, क्योंकि वो लोकेशन उसका चेंज हो गया इस ऑपरेटर के एक्ट होने से, उसकी लोकेशन इंटरचेंज हो गई, राइट। ऑपरेट कर गए यहाँ पर ऑपरेटर,
राइट। तब हम यहाँ पर अब उसकी आइगन वैल्यूज को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द ऑपरेटर P12 cap that is written as P12 और इस वेव फंक्शंस पे हमने एक्ट करा है। तो यहाँ पर देखो ये आइगन वैल्यू इस ऑपरेटर का हमें यहाँ पर लिख दिए लैम्डा, और ये वेव फंक्शन एज इट इज हमें मिल गया, राइट। किसी भी वेव फंक्शन पे हमने इस ऑपरेटर को एक्ट कराया तो हमें आइगन वैल्यू मिल गया और ये वेव फंक्शन एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर दिस P12। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट निकल के आना है कि किसी आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे अगर कोई हम ऑपरेटर आइडेंटिकल पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड होगा क्वांटम मैकेनिकली, अगर उस पे हम ऑपरेटर एक्ट कराते हैं तो उसके वेव फंक्शंस का नेचर कैसा होता है, उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। और इससे ये भी पता चलेगा कि क्या हम कह सकते हैं कि किसी सेम क्वांटम स्टेट्स में टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स स्टे कर सकते हैं या एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं, इससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाना है, राइट। तो इवन इसी समझ में आना आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये आपको समझना जरूरी है, राइट। So now operating this P12 vector once more on equation 2, जो यहाँ पर हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख रखे हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशंस में फिर से हमने इस पे ऑपरेटर एक्ट करा दिया, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको आप यहाँ पर P12 वेक्टर इस बार में एक्टिव लिखिए, राइट। राइट हैंड साइड में फिर ये लैम्डा साई 12 एज इट इज है, P12 एक बार अप्लाई कर दिए, राइट। तो ये क्या हो गया, देख सकते हैं, दिस इज लैम्डा साई 12 इज इक्वल टू P12 साई 12। तो इसकी जगह हम लैम्डा एक और टर्म आ जाएगा, दैट इज रिटन एज, इस पे ये ऑपरेटर एक्ट होगा P12 वेक्टर साई 12 पे चेंज हो जाएगा, तो फिर उससे एक लैम्डा हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू कह सकते हैं, राइट। तो ये लैम्डा यहाँ पर और एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ऑपरेटर और एक्ट हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर साई 12, राइट। सो नाउ ऑपरेटिंग P12 वेक्टर ओवर इक्वेशन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने एज्यूम किए थे उस पे हमने ऑपरेटर इसको फिर से एक्ट करा है, राइट। देन दिस विल गिव यू P12 साई 21 that is equal to psi 12। अब इस थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से वो लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ पर ये 1 है ना, ये इक्वेशन सेम ही है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में psi 12 यहाँ भी psi 12, बट यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस आइगन वैल्यू का ऑपरेटर P12 की आइगन वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन था, तो हमारे पास क्या आ गया, ये P12 का ऑपरेटर कह सकते हैं, P12 ऑपरेटर psi 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस psi 1, यहाँ पर साइन इंट्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। सो इस इक्वेशंस को कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन से, तो psi 21 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस psi 12, यानी कि हम पार्टिकल पे अगर ऑपरेटर एक्ट करा रहे हैं, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, उस वेव फंक्शन पे कोई ऑपरेटर एक्ट करते हैं तो उसके अगर लोकेशन चेंज होता है, उसका कोऑर्डिनेट्स पोजीशन चेंज होता है, तो उसके वेव फंक्शन पे फर्क पड़ेगा, यानी कि ये साइन में उसके चेंजेस होगा। तो इस साइन के बेसिस पे हम उस वेव फंक्शंस को यहाँ पर बताएंगे कि कौन से वेव फंक्शंस किस तरह का नेचर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो वेव फंक्शन हैव द प्रॉपर्टी आइदर ऑफ रिमेनिंग अनचेंज्ड, यहाँ से जो हेडिंग हम लोगों ने डिस्कस करा था सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड असिमेट्रिक वेव फंक्शन, वहां से ये कांसेप्ट आपको समझना है। The wave function have the property either of remaining unchanged or of changing sign when any two particles of the system are interchanged, right?
That is, the wave function are either symmetric or anti-symmetric with respect to an exchange of the position and spin coordinates of the any two particle of the system. तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो सकता है, यानी कि उसपे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, या फिर एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, यानी कि उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज करने की वजह से क्या हुआ, वेव फंक्शन की साइन में चेंजेस हो गया। दैट फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। अगर एज इट इज रह जाता है फिर तो उसको हम सिमेट्रिक कह देते हैं। अगर उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पिन कोऑर्डिनेट चेंज करने से उसके वेव फंक्शन पे फर्क पड़ता है तो उसको हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, राइट। तो इसको और भी मैं यहाँ पर डिटेल में बॉर्डर कर देता हूँ। ये डेफिनेशन जनरली पूछा जाता है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस का, right? So the basically what is symmetric wave function? The wave function that is said to be symmetric if it remains unchanged, यानी कि हम उस wave functions पे अगर कोई ऑपरेटर एक्ट करा है तो वेव फंक्शन में कोई अगर चेंजेस नहीं हुआ, वेव फंक्शन के नेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, when the two identical particles of the system are exchanged, यानी कि उसके सिस्टम के इनसाइड में दो पार्टिकल्स हैं वो भी आइडेंटिकल है, वो अगर अपने लोकेशन को चेंज करते हैं तो उनके चेंजिंग के वजह से उस पार्टिकल के वेव फंक्शंस में, सिस्टम के वेव फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, then that type of wave function is called symmetric wave function. That means simply इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि psi21 is equal to positive psi12, या फिर you can say psi12 is equal to positive psi21, राइट। उसके हम यहाँ पर देखिए पहले सेकंड पार्टिकल यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 था यहाँ पर 2 हो गया, ये लोकेशन को चेंज किया, पोजीशन चेंज किया है, राइट। तो उसके वेव फंक्शंस में, उस सिस्टम के वेव फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो उस सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, राइट। तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स है जिनके वेव फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं? So the particles which are described by the symmetric total wave functions are called bosons. Bosons वो particles होते हैं जिनका टोटल वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। Bosons का जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि bosons एक ऐसे पार्टिकल्स है जो कि सेम क्वांटम स्टेट्स में स्टे कर सकते हैं, यानी कि क्वांटम स्टेट्स में कई सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स वो स्टे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बॉर्डर कर रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सो ऑल पार्टिकल्स हैविंग बोसॉन्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर किया गया। ऑल पार्टिकल्स हैविंग जीरो और इंटीग्रल स्पिन आर कॉल्ड बोसॉन्स। एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल दैट इज that have both spin zero, यानी कि हीलियम एटम भी एंड अल्फा पार्टिकल बोथ हैव स्पिन जीरो, यानी कि जिस भी पार्टिकल का स्पिन जीरो या इंटीग्रल होगा उस पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं, बोसॉन्स कह सकते हैं। तो और क्या इंटीग्रल स्पिन का पार्टिकल कौन सा है, फोटोन एंड न्यूट्रॉन। फोटोन का स्पिन क्या होता है, 1 होता है, न्यूट्रॉन का स्पिन 1 होता है, तो दिस इज कॉल्ड बोसॉन्स। यानी कि हम फोटोन, सिंपल फोटोन के बारे में सुन रखते हैं, तो फोटॉन्स को कह सकते हैं कि वो सेम क्वांटम स्टेट्स में कई सारे फोटॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। उनके चेंज होने से सिस्टम का वेव फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फोटॉन दूसरे मतलब किसी और लोकेशन पे है, कोई फोटॉन का और लोकेशन पे है, तो उसके एक्सचेंज होने से उसके वेव फंक्शन पे जो टोटल वेव फंक्शन होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहना है। दैट पार्टिकल, दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिमेट्रिक, दैट उस सिस्टम के साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड होगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक वेव फंक्शन, that is represented by psi s, right? So next thing is anti-symmetric wave function, just is the opposite, right? So the wave function is said to be anti-symmetric if it does not remain unchanged when the two identical particle of the system are exchanged, यानी कि सिस्टम में क्या है, दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड है, यानी कि वेव फंक्शंस है उसके साथ, राइट। वो वेव फंक्शंस पे, अगर वेव फंक्शंस में कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, उसके पोजीशंस पे, उसके स्पिन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वेव फंक्शन एज इट इज नहीं रहना है,
वेव फंक्शंस के नेचर में चेंज हो जाएगा। अगर वेव फंक्शंस के नेचर में चेंज होता है तो उस टाइप के वेव फंक्शंस को हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, राइट। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन से पार्टिकल्स है जिसका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है, दैट पार्टिकल्स इज कॉल्ड फर्मियंस, राइट। So the particles which are described by the antisymmetric total wave functions are called fermions, right? तो कंडीशन क्या होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस में, देखिए यहाँ पर psi 2 1 इज इक्वल टू माइनस psi 1 2, यानी कि लोकेशन चेंज होने से क्या हुआ, साइन चेंज हो गए। ये हमने अभी ऊपर टाइप करके रखे हैं कि उसमें जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई थी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जेनेसिस यहीं से हुआ। इसका क्या कहते हैं, ये जो नेगेटिव साइन जो बता रहा है कि इधर वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस है। तो यहाँ पर बॉर्डर कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से पार्टिकल्स फर्मियंस कहलाते हैं। सिंपल इसके स्पिन के बेसिस पे, तो ऑल पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन आर कॉल्ड फर्मियंस, राइट। जिस पार्टिकल का स्पिन हाफ इंटीग्रल होता है, यानी कि 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फर्मियंस कहते हैं। यानी कि एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया एंड मेजॉन्स हो गया। These particles have half integral spin. That means कि अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होगा, हीलियम एटम की हम यहाँ पर बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आइडेंटिकल है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को हम फर्मियंस कह सकते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन को चेंज करने पे क्या होगा, उसके वेव फंक्शन में चेंज हो जाना है, राइट। तो वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो फिर उस वेव फंक्शन को हम कौन से वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्मियंस के लिए वे टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। बोसॉन्स के लिए हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। So this is all about symmetric and anti-symmetric wave functions, or brief introduction about identical particles. Identical particles और elementary particles का तो पूरा एक फिजिक्स का मतलब समझ लो ब्रह्मांड ही है, और सालों लग जाता है पढ़ने में। तो ये जस्ट हम मतलब जो हमारा एक सिलेबस का पार्टिकुलर टॉपिक है उसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर हम लोग बॉर्डर कर रहे हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वहाँ पर चेक करेंगे कि क्या किसी क्वांटम स्टेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम क्वांटम स्टेट्स में, या फिर नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो और क्या कहते हैं वेव फंक्शंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस आज के लेक्चर में कोई अगर क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।